चलो देखो बाबू, चलो वीडियो ऑन करो। मैंने बताया था आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में तभी घूम सकता है जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, यानी एम बी स्क्वायर बाई आर मस्ट बी इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसको घूमने के लिए अंदर की तरफ फोर्स कौन देगा? ग्रेविटेशनल फोर्स देगा। कौन देगा? ग्रेविटेशनल फोर्स देगा। यानी क्या हो जाएगा? जी एम एम बाई आर स्क्वायर। यहां से एम एम कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहां से भी आपको निकल गया, कितना आ गया बाबू? कैपिटल जी एम बाई आर आ गया। आ गया। जब वेलोसिटी आपको ये निकल गया और आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो आपको पता है कि इसको घूमने में एक रोटेशन में टाइम कितना लगेगा? टाइम पीरियड, तो पेरीमीटर 2 पाई r/v। तो आपको टी दिया हुआ है, यहां से लिखो, इसको स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी स्क्वायर एम सॉरी, जी एम बाई आर, यानी आर क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा दोबारा। जो अभी पढ़ाया हूं वो मुझे फिर से पढ़ाना है एक्चुअली, आगे यही टॉपिक भी है, लेकिन खैर अभी क्वेश्चन आ गया तो हम लोग कर लेते हैं। तो यहां से आपको जी की वैल्यू निकालना है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू? जी की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाई एम टी स्क्वायर। यहां से आपको जी की वैल्यू निकल जाएगी। किसको किसको डाउट था? क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा अब? बन जाएगा क्वेश्चन? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। समझ आ गया सबको? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या? आवाज नहीं आ रही है। एक बार और रिपीट कर दीजिए। बोलो बोलो, क्या बोल रही हो? एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। देखो, हमने कुछ नहीं किया है, हमने ये बोला है कि अगर सन के चारों तरफ अर्थ अगर रोटेट कर रही है तो उसको रोटेट करने में सर्कुलर पाथ है। और आपको मैंने पहले ही सर्कुलर मोशन में पढ़ा रखा है कि सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना कंपलसरी है। यानी कि क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? जी एम एम बाई आर स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए? एम बी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से v की वेलोसिटी आ गई, यानी इस मास की वेलोसिटी निकल के आ गई। अब इसको पूरा चक्कर लगाने में टाइम पीरियड कितना लगेगा? तो पूरा डिस्टेंस एक सर्कल का जो 2 पाई r होता है डिवाइड बाई वेलोसिटी जिससे वो घूम रहा है, वैल्यू पुटअप करके जी की वैल्यू हमने निकाल दिया। समझ में आया सबको? यस सर। समझ में सबको आया? नंदनी, विकास, अनुराधा, चांदनी, इशिका, सब लोग वीडियो ऑन रखेगा। भैया बहुत दिन हो गए, अब जिसका वीडियो बंद रहेगा उसको सीधे रिमूव कर देंगे, ठीक है? नो टॉकिंग प्लीज। इस रिगार्ड में हम लोग को कोई डिस्कशन नहीं होगा। जिसका भी वीडियो ऑफ रहेगा उसको सीधे रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो जो ऑफ रखता है ना वो पढ़ता नहीं है वो सही से, उसको डॉट ज्यादा रहते हैं, जो समझ में नहीं आता उसको। करण, शालिनी, कुसुम, आकाश, सभी लोग वीडियो ऑन रखो भाई, फिर वो हट जाओगे तो फिर आधे घंटे के लिए हट जाओगे। ओके बाबू, क्लियर है? तो हम आगे बढ़े। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमने सेल थ्योरम कर लिया था, उसके आगे का टॉपिक हमारा है, कवर करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। लिखा बाबू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। देखो, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, इसका मास m है, कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा गया है इसके सरफेस पर जिसका मास स्मॉल m है, जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है। अर्थ का रेडियस हम ले रहे हैं कैपिटल R, ठीक है। तो अब बताओ इस बॉडी पे अर्थ कितना फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा बताओ। कितना लगेगा बाबू, यस और नो? यस सर। लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इतना कोई भी बॉडी अगर जो सरफेस पे रखा हुआ है तो अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स इतना लगेगा, Gmm/r²। सवाल अब ये उठता है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बाबू, फोर्स बाई मास। तो मास तो ये, इसको इधर कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा बताओ, Gm/r² हो जाएगा है। और Fg/m, फोर्स बाई मास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। यानी कि इसको मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है वो है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ, इसलिए हम इस एक्सेलरेशन को ए ना लिख करके स्पेशल टर्म से हम इंडिकेट करते हैं और स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं। स्मॉल जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपको Gm/r²। समझ में, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, स्मॉल जी। क्या बोलते हैं, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M/r²। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिख लो, लिख लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
लिख लिया? यस सर। वेरी गुड। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, स्मॉल जी। यानी कि अब देखो यहाँ पर कैपिटल जी फिक्स है, कैपिटल एम फिक्स है, कैपिटल आर भी फिक्स है। यानी कि जी की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, लेकिन कहाँ पे? सरफेस पे फिक्स होती है। इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अगर इजी कैलकुलेशन करना है तो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। इसको मैंने पहले ही बता रखा है आपको, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, याद हो तो, है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया था ना, उसमें पढ़ाया था मैंने। क्लियर है? कितना आ गया? कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, ये हो गया स्मॉल जी की वैल्यू आ गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 या 10 के बराबर होता है, 9.8 या 10 के बराबर होता है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? किसी को भी एनी प्रॉब्लम? अब सवाल ये उठता है कि यहां पर तो फिक्स हो गया वैल्यू, लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इससे ऊपर लेके जाऊं या इससे नीचे लेके जाऊं तो क्या होगा, है ना? तो क्या होगा? क्या इसकी वैल्यू कैपिटल जी के बराबर ही रहेगी या चेंज होगी? ये सवाल उठ रहा है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ, देखो नेक्स्ट लिखो, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विथ हाइट। लिखो बाबू, वेरिएशन ऑफ जी, यानी अगर मैं हाइट इसको बढ़ाता जाऊं तो उसके हिसाब से कैसे कैसे जी की वैल्यू चेंज होगी, मुझे वो जानना है। हमने क्या किया है, अर्थ सरफेस से इसकी हाइट h लिया है, लेकिन बोलोगे सर हमने तो बहुत 10 मीटर से जब गिरता है 10 मीटर हाइट से, तो मैं तो जी ही लेता हूं। यस, वो करेक्ट है आपका, वो करेक्ट है। 10 मीटर, 90 मीटर, 50 मीटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि अब कैपिटल आर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है ना, इसलिए उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि 100 मीटर तक आप स्मॉल जी लेके करोगे, आपका वैल्यू लगभग सेम आएगा। लेकिन उससे अगर ज्यादा लेते हो, अगर उससे तुम ज्यादा लेते हो तो डिफरेंस आएगा, आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई हाइट दिया हुआ रहे तो उसके हिसाब से मुझे कितना जी में चेंजेस आएंगे, हमें वो समझना है। ठीक है, तो देखो बाबू, मान ले जाए अगर ये एच हाइट पे कोई रखा हुआ है बॉडी, सरफेस से एच हाइट पे, तो यहाँ पे जो आपको फिर से एफ जी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? कैपिटल जी एम एम बाई टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि आर प्लस एच का होल स्क्वायर आएगा। आएगा नहीं आएगा? यस और नो? तो अगर मैं एम को इधर कर दूं क्या हो जाएगा बाबू? अब अगर आर स्क्वायर मैं कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस और नो? और इसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बताओ, इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल जी। स्मॉल जी। इसका मतलब ये हो गया कि एच हाइट पे, सरफेस से एच हाइट पे जी की वैल्यू यानी जीएच की वैल्यू आएगी स्मॉल जी बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर आएगा। इससे साफ पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि जैसे जैसे तुम हाइट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी कि सरफेस पे जितना था उससे हाइट पे वैल्यू कम हो जाएगी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम? नो सर।
शालिनी, आकाश, शुभम, बेटा सो रहा है? क्या हो गया, नींद आ गई? सुमन, अंजलि, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, यहां पर लिख लो। व्हेन H इज कंपेरेबल टू R, अगर R के कंपेरेबल है तो हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे कोई बोल दे कि रेडियस ऑफ अर्थ जितना है उसका 1/4, 1/3, हाफ, हाइट क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ द रेडियस, 1/3 ऑफ द रेडियस, 1/4 ऑफ द रेडियस, यानी क्या है, वो कंपेरेबल है। उसके तुलना में आप हाइट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। बात सुनो आगे सबको। लेकिन अगर एच की वैल्यू बहुत ही कम है तब क्या होगा? तो देखो यहां पे क्या करेंगे, इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, है ना, यहां पे लिखो व्हेन एच इज वेरी 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 स्मॉल, स्मॉलर देन आर, आर के तुलना में बहुत ही छोटा है। तो आपको मैंने एक बताया था, क्या बताया था, बाइनोमियल थ्योरम, बेसिक मैथ में। अब देखो जिसको बाइनोमियल थ्योरम नहीं आता है वो इसके बाद समझ नहीं पाएगा, दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। इसलिए बेसिक मैथ में हम लोगों ने इतना टाइम दिया था। अब देखो बेटा क्या करेंगे हम, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, लिखो फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, क्या होता है बाबू, क्या होता है, ये यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, कुछ नहीं होता, आराम से। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r। अगर h की वैल्यू r के तुलना में बहुत छोटा है तो आप इस फॉर्मूले से h हाइट पे g की वैल्यू खूब आराम से निकाल सकते हो। निकल जाएगा बाबू। उतार लो अच्छे से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। हाइट के साथ देखो कैसे कैसे चेंज होता है वो आपको पता चल गया। यहाँ पर माइनस साइन है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। आप वो ले लो मानवी, किसी से बेसिक मैथ का नोट, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? जी एच इंटू क्या हो गया, जी इंटू 1 - 2h/r, क्लियर है, हो गया। तो ये हो गया हाइट के हिसाब से कैसे जी की वैल्यू चेंज होती है, ये आपको पता चल गया। अब सवाल ये भी उठता है कि सर ये तो ऊपर की बात हुई, अगर अंदर जाएंगे तो क्या होगा, अगर अंदर जाएंगे तो क्या होगा वो बताइए, है ना। चलो तो नेक्स्ट लिखो वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बाबू, वेरिएशन ऑफ जी, इसमें क्वेश्चन कर लोगे, पहले रुको रुको रुको,
तो आप लोग ना घबरा जाते हो। रुको एक मिनट रुको, क्वेश्चन करते चलो भाई, तो आप लोग ना समझ नहीं पाते हो। क्वेश्चन करते चलो साथ साथ, तो फिर दिक्कत हो जाती है। हम्म। चलो ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर करो, देखो दिख रहा है नीचे, क्वेश्चन नंबर 15 है, दिख रहा है? दिख रहा है? फिर क्लियर है? तो बनाओ फटाफट, बनाओ ये क्वेश्चन को। हो गया सर। आ गया आंसर? वेरी गुड। चलो सभी लोगों को आ गया आंसर? चलो दूसरा क्वेश्चन बनाओ। आ गया आंसर इतना? 1600 किलोमीटर। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो ये बनाओ, 16 बनाओ, 16 नंबर क्वेश्चन करो फटाफट।
हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। चलो बन रहा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आ रही सबको को? चलो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो एक और क्वेश्चन बनाओ, 17 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 17 बना लो सभी लोग। आगे आंसर। आगे आंसर सबको। आसवी बन गया क्वेश्चन? नो सर, कैलकुलेट कर रही हूँ। करो करो, फास्ट करो सभी लोग। सर 1.11% आ रहा। 1.11, ओके। एक और क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। हम्म, एक और क्वेश्चन नहीं दिख क्वेश्चन रहा? बता दीजिएगा एक। ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? क्या बता दूं, मैं पढ़ा बना दूं? यस सर। हाँ, देखो क्या क्वेश्चन। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ ए बॉडी व्हेन टेकन टू ए हाइट ऑफ 32 किलोमीटर above the surface of the earth.
असल में क्या हो गया, जी मतलब वेट में कितना कम आएगा। तो जरा ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे, वेट क्या होता है, वेट होता है mg, होता नहीं होता है। तो अगर ये यहाँ पे है अर्थ सरफेस पे, तो उसका एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा, एक्चुअल वेट mg होगा, होगा नहीं होगा, एक्चुअल वेट कितना होगा mg। लेकिन अगर तुमने हाइट पे लेके चला गया तो इसका g की वैल्यू कम होती है, आपको पता है, इसलिए वेट में क्या आएगी, कमी आएगी। तो मान लीजिए डब्ल्यू डैश क्या हो गया, कुछ और हो जाएगा, कितना हो जाएगा डब्ल्यू डैश बताओ, ये हो जाएगा mgh हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यस और नो। तो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन वेट, डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश, हो गया है। तो परसेंटेज वेट कितना हो जाएगा चेंज, डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश बाई डब्ल्यू इंटू 100 होगा। अब यहां से क्या हो गया, डब्ल्यू कितना है mg, तो g माइनस जी एच बाई एम जी इंटू 100, mm कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया, g माइनस जी एच बाई जी इंटू 100, आएगा नहीं आएगा, यस और नो। यस सर। इसको उतार लो अच्छे से पहले, है ना, पहले इसको उतारो फिर बताता हूँ, इसको उतारो अच्छे से, ये तुमको फॉर्मूला ही बन जाएगा, ठीक है, ये तुमको फॉर्मूला ही बन जाएगा। चलो करो फटाफट, उतार लो अच्छे से। उतार लिया, अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहा, अब मेरा ऑब्जेक्टिव रहा ये निकालना, अगर ये निकल गया तो मेरा काम हो गया। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, जीएच का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, अब देखो यहाँ पर दो चीजें, एक कंपरेबल एक नॉट कंपरेबल, है ना। तो चूंकि 32 किलोमीटर दिया हुआ है आउट ऑफ 6400 किलोमीटर, अर्थ के रेडियस में, अर्थ के रेडियस की तुलना में 32 किलोमीटर को हम कम मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो 200 गुना छोटा है, कितना है, 200 गुना छोटा है ना, यानी कि 0.5%, तो हम उसको छोटा मान सकते हैं। जब छोटा मानेंगे तो जीएच की वैल्यू क्या लिखूंगा, फॉर्मूला ये लगा सकता हूं नहीं लगा सकता हूं, ये फॉर्मूला लगा दूंगा, क्योंकि एच क्या है, सिंस एच इज मच स्मॉलर देन आर, तो मैं ये ले सकता हूं, ठीक है, एनी प्रॉब्लम है। अब देखो इसको इधर कर दूं मैं, तो क्या हो जाएगा, जी एच बाई जी इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस 2h बाई आर, होगा नहीं होगा, यस और नो, होगा। और इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2h बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस जी एच अपॉन जी, दैट इज इक्वल टू जी माइनस जी एच अपॉन जी, आ गया नहीं आ गया, यस और नो है बाबू, क्लियर है, आ गया। तो देखो यहाँ पर कितना सिंपल फॉर्मूला निकल गया हमारा, ये फॉर्मूला ही बन गया तुम्हारा, है ना, ठीक है, g माइनस जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2h अपॉन आर, यहाँ पुटअप कर दूं मैं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, वेट के परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g माइनस जी एच अपॉन जी के जगह पे मैं पुटअप करूंगा 2h अपॉन आर इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, ये क्या बन गया, तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, ये क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। अब सवाल ये उठता है कि मुझे
क्वेश्चन में बनाना है वो खुद से बनाओ क्वेश्चन, अब तो खुद से बनाओगे तुम लोग क्वेश्चन, है ना। बनाओ बाबू, क्वेश्चन बन रहा है, ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ गया। चलो क्लियर हो गया बाबू, आ गया आंसर सबको? सभी लोगों को आंसर आया कि नहीं आया, यस और नो सभी लोग बोलेगा? Yes, sir. यस सर। फिर ये टॉप 20 जरूर बोलेगा। yes, भाई जिसका रैंक पीछे से आता है टेस्ट में उसको जरूर बोलना है। यस सर। और बाकी लोग, एक ही लोग को आता है क्या टॉप 20 में? हम्म, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़े हम लोग। तो ये था हमारा हाइट के हिसाब से कैसे चेंज होता है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। यानी कि अगर मैं ऊपर ना जा करके अगर मैं नीचे जाऊं डिग करते हुए, अगर मैं डिग करते हुए अर्थ के नीचे चला जाऊं तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होगा, हमें वो समझना है। ठीक है, हमें वो समझना है। ठीक है, तो देखो मान लिया जाए आपने क्या किया, यहां से डिग कर दिया, डिग करने के बाद आपने इतना डिग कर दिया और यहां पर आपने एम मास के बॉडी को रख दिया। कितना डिग किया? डी। कितना क्या किया? डी डेप्थ आपने डिग कर दिया। जब डी डेप्थ डिग कर दिया आपने तो आपको आपको पता है कि अब इस मास एम मास पे जो अंदर के तरफ फोर्स लगेगा वो केवल इतना मास लगाएगा। सेल थ्योरम याद है सबको? भूल गया? सेल थ्योरम याद है बाबू? सेल थ्योरम में पढ़ाया था ना मैंने कि जब कोई बॉडी सॉलिड स्फीयर के अंदर चला जाए तो केवल उसके अंदर वाला ही मास फोर्स लगाता है, बाहर वाला मास फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, तो सेल थ्योरम आप लोगों को मैंने बता रखा है। सेल थ्योरम के हिसाब से मुझे बता दो कि इस पे फोर्स कितना लगेगा, बताओ वो फॉर्मूला देख करके। हाँ लिखो, फ्रॉम सेल थ्योरम फॉर सॉलिड स्फीयर
बताओ क्या होता है फॉर्मूला बाबू, सभी लोग देख के बताओ क्या होता है, सर बताओ। GMM/RQ into R। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये होता है ना। तो यहां से m को मैं इधर कर दूं, तो यहाँ क्या बचेगा, GM/R² लिख दूं इसको, और R को यहां लिख दूं, और स्मॉल r को क्या लिख सकता हूं, स्मॉल r क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस होता है। तो ये कितना बचेगा, R-B बचेगा, नहीं बचेगा, यस और नो। तो इसको यहां पे पुटअप कर दो। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो पहले, किसी को अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछेगा, और अगर डाउट नहीं है तो इसको मैं लिख सकता हूं F/m को एक्सेलरेशन एट डेप्थ d, तो GD लिख रहा हूं, GD इक्वल टू क्या हो गया, ये क्या हो गया, G हो गया, और ये क्या हो गया, 1 - D/R। समझ में सबको, यस और नो, यस सर। आ गया। तो ये फॉर्मूला आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d, क्या आ गया, G × 1 - स्मॉल D/R। क्या आ गया, GD इज इक्वल टू G × 1 - स्मॉल D/R। ये आ गया इसकी फॉर्मूला। अब यहां से ये भी क्लियर पता चल रहा है कि अगर तुम डेप्थ में भी जाते हो तो G की वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। देखो यहाँ माइनस है, तो D जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे G की वैल्यू घटता जाएगा, है ना। यानी कि सरफेस पे मैक्सिमम होता है, इसके ऊपर जाओ तो भी घटेगा, नीचे जाओ तो भी घटेगा। अच्छा सेंटर पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, मुझे भी देख लिया जाए, स्पेशल केस लिखो। स्पेशल केस लिखो बाबू। इफ D इज इक्वल टू R, अगर डिग करते करते, मैं कहां पहुंच जाऊं, सेंटर पे ही पहुंच जाऊं, यानी D इज इक्वल टू R, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर डिग कर दिया तो क्या हो जाएगा, बताओ बाबू। GC सेंटर पहुंच जाओगे तुम, डेप्थ नहीं, सेंटर पे पहुंच जाओगे तो क्या हो जाएगा, R/R 1 0 हो जाएगा। यानी अर्थ के सेंटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेंटर पे क्या हो जाएगा, 0, यहां लिख लो, एट सेंटर। सेंटर पे क्या हो गया, D इज इक्वल टू R के बराबर हो गया, है ना, क्या हो गया, क्लियर है, हो गया काम। यस सर। वेरी गुड, तो ये था वेरिएशन ऑफ G विथ डेप्थ, इस पे भी एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए।
अच्छा एक चीज और बताओ, यहाँ पे यहाँ से देखने से पता चल रहा है, क्या पता है? जीडी की वैल्यू घट तो रही है लेकिन डी बाई आर से, और वहां पे क्या था? 2h बाई आर से। कितना था? 2h बाई आर, यानी कि डबल डबल। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना h हाइट पे जी में कमी आएगी, उतना ही कमी लाने के लिए डेप्थ को कितना करना पड़ेगा? डबल डेप्थ करना पड़ेगा। यानी कि अगर तुम बोलते हो कि 10 मीटर हाइट पे जितना कमी आएगी, उतना ही कमी अगर करना है जी में, तो डेप्थ कितना होना चाहिए? 20 मीटर करना पड़ेगा। आया समझ में? क्लियर है बाबू? क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे डी आ रहा है, वहां पे 2h आ रहा है, तो लिख लो d इज इक्वल टू 2h। लिख लो d इज इक्वल टू 2h फॉर सेम चेंज इन g। लिख लो जी में चेंज सेम करने के लिए डेप्थ की वैल्यू हाइट से डबल होनी चाहिए। ठीक है? क्लियर है बाबू? याद रहेगा? लिख लो, इसको नोट कर लो। चलो एक क्वेश्चन बना लो इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 20 बनाएगा सभी लोग। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 बनाएगा। बनेगा क्वेश्चन? Sir, 0.25%. 0.25%, यानी 1/4% है। ओके, एनीबडी एल्स? और किसी को आया आंसर? 0.25। और किसी को आया आंसर? सब लोग को आ गया? सूरज, विजय आ गया भाई? आशुतोष, आंसर आ रहा है सेम? यस सर, 0.25%। चलो अच्छी बात है।
0.25% आंसर अगर आ रहा है तो उसका आंसर 100% करेक्ट है। वेरी गुड। चलो इसी बात पे एक और क्वेश्चन बना लो। 21 नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएगा 21 सभी लोग। Sir, 6,336 kilometers. आ गया सबको? सभी लोगों को आ गया? Yes, sir. आंसर करेक्ट है 6,336 आंसर करेक्ट है। वेरी गुड। इसी बात पे एक और क्वेश्चन बनाओ 22। क्वेश्चन नंबर 22 बनाए। Yes, sir, 40 kilometers. Sir, 40 kilometer. सभी लोग को आ गया 40 किलोमीटर? आंसर 40 किलोमीटर करेक्ट है। वेरी गुड। क्लियर सब लोगों को? एनी प्रॉब्लम? चलो अच्छी बात है। वेरी गुड। No, sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हम लोग। अगला टॉपिक लिखो सभी लोग। लिखो थर्ड लिखो। थर्ड लिखो। हमने 2 किया, हाइट किया, डेप्थ किया। अब थर्ड लिखो। वेरिएशन ऑफ जी विथ शेप ऑफ द अर्थ। लिखो वेरिएशन ऑफ जी विथ शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ के शेप के कारण भी चेंज होता है। कैसे चेंज होता है भाई? तो आप लोगों को पता है कि अर्थ का शेप जो है बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है ना। ऊपर से क्या है, थोड़ा सा चपटा है ना। है बाबू, पढ़ा है कि नहीं? देखो ऐसा होता है ना थोड़ा सा। थोड़ा सा इस तरह से होता है ना। यानी कि ये वाली ज्यादा होती है और ये वाली कम होती है। ये इसको बोलते हैं पोल। इसको रेडियस होता है वो आरपी बोलेंगे, रेडियस एट पोल। और ये होता है इक्वेटर, इसको बोलेंगे आर ई। है ना? ठीक है। आपको पता है कि आर ई क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा होता है पोल से, है ना। तो इसलिए आपको ये भी पता है कि जी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। इसलिए आर जहां ज्यादा वहां जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बाबू। यस और नो? यानी कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होगी और पोल पे जी की वैल्यू सेम होगी ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ।
ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ के कारण ही ऐसा डिफरेंस आ जाता है। लिख लो बाबू सभी लोग। लिख ले सभी लोग। चलो नेक्स्ट लिखो। लिखो वेरिएशन ऑफ जी विथ, लिखो वेरिएशन ऑफ, फोर्थ पॉइंट लिखो, वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। लिख लो सभी लोग। ठीक है, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? लैटिट्यूड एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब देखो क्या होता है, लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं कि आखिर अर्थ के सरफेस पे तो है लेकिन कहां पे है। देखो मान लीजिए सेंटर है आपका, है ना, तो ये आपका हो गया इक्वेटर। अब इससे कितना कहां पे है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर कहीं भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, तो कितना एंगल पे है, इस एंगल को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्डा से। किससे किया? हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया लैम्डा से। अब जरा ध्यान दो क्या होगा, सुनो इधर। अर्थ क्या करता है? अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस के अबाउट। मान लीजिए ओमेगा एंगल से रोटेट कर रहा है, तो क्या होगा, जब ओमेगा से रोटेट करेगा तो यहां पर का ऑब्जेक्ट भी अर्थ के साथ रोटेट करता रहेगा, लेकिन ये जो रोटेट करेगा वो इस सर्कल पे करता है। ऐसे घूमेगा ना बाबू, ऐसे है तो पूरा घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन इस बॉडी का देखा जाए तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल आर। क्या हो जाएगा? स्मॉल आर रेडियस पे ये घूमता रहेगा। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी रोटेशन का एंगुलर स्पीड तो ओमेगा रहेगा, तो इसको क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लिख लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, बाहर की तरफ लगेगा। जब ये बाहर की तरफ लगेगा तो इसको मैं अगर दो पार्ट में ब्रेक कर दूं, एक इसके अलोंग और एक टेंजेंट के अलोंग, तो ये अगर लैम्डा है तो ये लैम्डा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, और ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा।
होगा? अब देखो क्या होगा यहाँ पे, समझो बात को। क्योंकि ये बाहर के तरफ फोर्स लग रहा है, इसलिए अंदर के तरफ फोर्स में कमी आएगी, है ना? तो अंदर के तरफ जो फोर्स लग रहा था mg, वो अब चेंज हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, अब नीचे के तरफ जो फोर्स लगेगा F इनवर्ड, जिसको मैं बोलता हूं F लैम्डा, कितना हो जाएगा, mg माइनस, नीचे लग रहा था m, लेकिन चूंकि इसके कारण बाहर लग रहा है फोर्स इतना, तो उसको हम माइनस कर देंगे m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। और m को अगर मैं नीचे कर दूं तो ये हो जाएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा हो जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं g लैम्डा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। यहां पर देखो ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा हो जाएगा, और ये कैपिटल R है, तो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R cos लैम्डा भी लिख सकता हूं। चूंकि यहां पर स्मॉल r आपको निकालना टफ होगा, इसलिए मैं स्मॉल r की वैल्यू को कैपिटल R और लैम्डा के टर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। तो स्मॉल r के जगह पर मैं r cos लैम्डा लिख दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, g लैम्डा की वैल्यू आ गई g माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R cos स्क्वायर लैम्डा। यानी कि लैम्डा एंगल पे लैटिट्यूड अगर लैम्डा रहेगा तो उसके कारण भी g की वैल्यू चेंज होती है, प्लस ओमेगा पे भी डिपेंड करता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण भी वैल्यू चेंज होती है g की। तो g वैल्यू ओमेगा पे भी डिपेंड करती है और लैम्डा पे भी डिपेंड करती है। बात में आ गया? इसको उतार लो अच्छे से। सभी लोग अच्छे से उतार लो। क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एनीबॉडी? हो जाता है स्क्रीन शेयर कर। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे, अब आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो स्पेशल केस करेंगे हम लोग। यहाँ पर स्पेशल केस में करते हैं। फर्स्ट, एट इक्वेटर, अगर मैं इक्वेटर लेता हूं तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू? 0 डिग्री। जब 0 हो जाएगी तो जी इक्वेटर क्या आ जाएगा? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। यानी सबसे मिनिमम यहीं पे आएगा, है ना? मिनिमम वैल्यू जी की कहां पर आएगी? इक्वेटर पे आएगी। सेकंड केस, एट पोल लैम्डा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि जीपी क्या हो जाएगा? जी की बराबर हो जाएगा।
यानी कि मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, उतार दो। यानी पोल पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, क्योंकि डिस्टेंस भी कम होता है और ओमेगा की वैल्यू भी, ओमेगा के कारण भी जो होना चाहिए वो मैक्सिमम आता है। उतार लो, सभी लोग उतार लो अच्छे से। हमने ये पढ़ा चौथा रीजन कि जी का वैरी कैसे कैसे होता है। अब सवाल ये उठता है कि इसके अलावा भी कोई और है? यस, और है, और भी है, लेकिन उसको पढ़ने में थोड़ा कठिनाई आएगी आपको, क्योंकि वो जानते हो क्या है, जैसा आपको पता है कि कहीं पे अगर अर्थ को डिग करते हैं तो कहीं पानी निकलता है, कहीं लावा निकलता है, कहीं पत्थर निकलता है, पता नहीं है ना। तो किस जगह पे क्या है उसका इम्पैक्ट भी आता है, लेकिन उतना डेप्थ में हम लोग अभी फिलहाल नहीं पढ़ने जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि अर्थ के अंदर तुम जहां पे हो उसके नीचे डिग करने पे क्या है, पानी है, पत्थर है, लावा है, आयरन है, क्या है, कौन सा मेटल है, उस पे भी वेरिएशन होता है। लेकिन वो सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे जब हम जियो फिजिक्स स्पेशल पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी हम लोग के लिए ये इतना 4 पॉइंट जो हमने बताया है, दैट इज क्वाइट एनफ फॉर योर अंडर ग्रेजुएट। कंपटीशन तक के लिए आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी? तो हमने वेरिएशन ऑफ जी हमने खत्म कर लिया। ठीक है, इसके बाद कुछ टॉपिक और बचते हैं जो हम अगले क्लास में खत्म करेंगे, और हमारा ग्रेविटेशन अब खत्म होने वाला है, इसलिए सभी लोग थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई पे। रोटेशन में नंबर कम आए हैं बहुत से लोगों को भाई, रोटेशन में रिजल्ट बहुत खराब है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। भाई फिजिक्स कितना घंटा पढ़ाई हो रहा है बताओ? 6 घंटा हो रहा है?